हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल का पहला पार्ट आज हम देखते हैं। गुप्त कौन थे, इनका भारत में प्रशासनिक स्वरूप कैसा था, इन्होंने कैसे भारत पे शासन किया, इनका प्रशासनिक स्वरूप या प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो आज हम बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल से पहले अगर हम देखें तो मौर्यों का जो शासन था, मौर्यों के शासन से अंत से लेके गुप्त शासन के उदय तक, अर्थात मौर्योत्तर काल टू गुप्त काल या गुप्त उदय तक का जो समय था, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का जो समय था। इस समय भारत का शासन स्वरूप केंद्रीकृत नहीं था। मौर्यों के शासन में भारत केंद्रीकृत सत्ता के रूप में विकसित था, लेकिन जैसे ही मौर्यों का अंत हुआ 184 बीसी में, उस समय से भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंश उदय हुआ। दक्षिणी भारत में छोटे राजवंशों का उदय हुआ। उन छोटे राजवंशों ने भी भारत की जो सत्ता थी उसको एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की राजनीतिक सत्ता को एकत्रित करने का कार्य संपूर्ण नहीं हो सका। तो हम बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। इससे पहले हम देखें तो अपने एक सभ्यता आती है लगभग 2500 से 1500 ईस्वी तक, सिंधु सभ्यता। और ये सिंधु जो सभ्यता है, इसका समय 2500 से 1500 बीसी तक माना जाता है। फिर इसके पश्चात आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक जो सभ्यता रही वो दो पार्टों में डिवाइडेड रही। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता का समय रहा लगभग 1500 से 600 बीसी तक। इसके पश्चात पूर्व जो वैदिक सभ्यता थी, पूर्व वैदिक सभ्यता का जो समय रहा वो 1500 से 1000 बीसी तक रहा। और उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी इसका रहा 1000 से 600 बीसी तक। फिर 600 से लगभग 300 तक महाजनपद काल का जो समय रहा वो रहा 300 से 600 से लगभग 323 ईस्वी तक, ऐसा पूर्व तक। उसके पश्चात आता है मौर्योत्तर काल या मौर्य काल। ये जो मौर्य काल है, फिर इसका समय रहा 323 से 184 या 185 बीसी। ये रहा मौर्य काल। अब इस मौर्य काल के समय से 185 बीसी या मौर्य शासन का अंत हो गया। मौर्य का जो अंतिम शासक था, मौर्य की सत्ता समाप्त होगी। फिर 185 से चलते गए जीरो आ गया। फिर जीरो से लगभग 185 के जीरो के आगे हम बात करते हैं लगभग 319 ईस्वी तक। भारत का जो केंद्रीकृत ढांचा रहा, अर्थात भारत का जो प्रशासन रहा, वो स्थिर या एक जगह एकजुट न होकर अनेक शक्तियों में विभाजित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके दो आधार हो गए। उत्तरी भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ, दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों या स्वतंत्र राजवंशों का उदय हुआ।
तो हम देखते हैं यहां से 185 से 319 ईस्वी तक का जो समय रहा वो रहा अंधकार का युग, अंधकार युग, या फिर इसको बोलते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग। अंधकार का युग या राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग 185 से 319 अर्थात मौर्योत्तर काल से लेके गुप्तों के उदय तक का जो समय रहा वो रहा अंधकार का युग या राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग। इस समय भारत की सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र राजवंश थे उन्होंने किया, इसमें चोल, सातवाहन, शुंग वंश इत्यादि का नाम है वो प्रमुख लिया जाता है। लेकिन ये भारत की राजनीतिक एकता उस केंद्रीकृत ढांचे को विकसित करने में असफल हुए। जैसा प्रशासन मौर्य चला के गए थे भारत में, मौर्य काल में था, वैसा प्रशासन इस समय के दौरान चलना बहुत कठिन हो गया। फिर आगे बात करते हैं हम 319 ईस्वी के लगभग फिर गुप्तों का उदय होता है। तो यहीं से बात करते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग हुआ। इस समय दो पार्टों में डिवाइडेड हुआ। भारत की जो स्थिति थी वो लगभग दो पार्टों के अंदर हो गई, जिसमें उत्तरी भारत के अंतर्गत हम देखते हैं तो उत्तरी भारत में अनेक विदेशी शक्तियां भी आई। दक्षिणी भारत में यहीं के जो राजवंश थे उन्होंने अपनी सत्ता को अवरुद्ध अर्थात अपनी सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल से मौर्योत्तर काल टू गुप्त उदय, ये जो समय था ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था। तो इस समय देशी राजवंश और उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमण हुए। उत्तर भारत और इधर रहा अपना दक्षिण भारत। दोस्तों समझना बात को, उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण। भारत में जितने भी आक्रमण हुए उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए। ये है अपना भारत, छोटा सा नक्शा बनाता हूं, ये समझ लो। यहाँ पे इधर हम बात करते हैं समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। इधर का जो हिस्सा बचा, भारत में जितने भी आक्रमण है उत्तर पश्चिमी दिशा से हुए। तो उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण होना प्रारंभ हुआ। इस समय वो दक्षिण भारत थे, इस समय यहीं के भारत के स्वतंत्र छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। तो हम बात करें दक्षिणी भारत में इस समय शुंग, सातवाहन, शुंग वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, चोल, चेर, पांडे, ये दक्षिण भारत के ही राजवंश थे जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र बनाया। इधर विदेशी आक्रमणों में शकों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण भारत में हुआ, शक मध्य एशिया से भारत आने लगे। फिर भारत में कुषाणों ने शासन किया, उत्तरी भारत में लगभग कुषाणों का शासन हुआ और कुषाणों के बाद गुप्तों का शासन हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुप्त काल का जो समय है, गुप्तों से पहले भारत पे कुषाण वंश शासन कर रहा था। तो हम बात करते हैं गुप्त के उदय के, अर्थात गुप्त वंश के उदय की।
गुप्तों का उदय कैसे हुआ, इन्होंने अपने प्रशासन को भारत में कैसे विकसित किया। तो गुप्त उदय के जो भारत में कारण है, गुप्तों का उदय, गुप्तों का उदय होने का कारण है मौर्यों का पतन, मौर्यों का पतन, राजनीतिक विघटन, अर्थात भारत अखंड भारत नहीं रहा जो मौर्यों के काल के समय था। यहाँ भारत अलग अलग अनेक सेक्टों राजवंशों में बट गया। तो ये गुप्तों का उदय का प्रमुख कारण था। अब हम बात करते हैं कि गुप्त कौन थे। गुप्तों को अलग अलग जो बुक्स में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतों के माध्यम से दर्शाया है। तो हम बात करें गुप्त कौन थे। यह है अपना भारत का मैप और इसी में बात करते हैं हम गुप्तों के बारे में। यहां बात करते हैं गुप्तों के बारे में। तो यहाँ पे उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के समीप एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था कुषाण, और यहाँ कुषाणों के दरबार में ही इनके सामंत रहते थे और इनके सामंत का नाम था सामंत, जो अपने आप को गुप्त कहते थे या गुप्त बतलाते थे। इनके सामंत का जो नाम था वो था श्रीगुप्त। ये श्रीगुप्त कुषाणों के ही दरबार में रहते थे, इनके ही सामंत थे, इनके ही यहाँ ही अधिकारियों के रूप में नियुक्त थे। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव डाली लगभग 240 ईस्वी में। 240 के ईस्वी के समीप श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव डाली। इसके पश्चात इसका एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच गुप्त। ये श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों ही थे, इनको महाराज की उपाधि प्राप्त थी। महाराज, सामंतों को महाराज की उपाधि प्राप्त होती थी, इसलिए श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही कुषाणों के दरबार में रहते थे और इनके सामंत थे और इनको महाराज की उपाधि प्राप्त थी। इसके पश्चात फिर इनका एक पुत्र हो रहा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहां से इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है चंद्रगुप्त फर्स्ट से। ये वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। 319 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त का जो समय, शासन का जो समय है वो माना जाता है। तो हमने बात की कि गुप्त कौन थे। तो गुप्तों के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़े। तो गुप्त कौन थे? गुप्त कौन थे? तो गुप्तों को बताया जाता है ब्राह्मण, कुछ विद्वानों द्वारा। और ब्राह्मण जो बताते हैं उनका नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण बताते हैं। क्षत्रिय जो इन्हें बताते हैं, देखिए क्षत्रिय जो राजकाज में जो शामिल होगा, राजकार्य में जो शामिल होगा, उसको लगभग क्षत्रिय ही माना जाता है। तो क्षत्रिय जो बताते हैं वो बताने वाले विद्वान है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरसी
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। फिर वैसे जो इन्हें बताते हैं वो है रोमिला थापर। शूद्र इन्हें बताते हैं डॉक्टर जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार ये शूद्र थे, वैसे इन्हें रोमिला थापर बताते हैं। अर्थात गुप्तों का जो राजचिन्ह था, हम बात करें गुप्तों का राजचिन्ह था गरुड़, राज चिन्ह वो था गरुड़। कुमार गुप्त तक लगभग गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था। उसके पश्चात कुमार गुप्त ने गरुड़ को चेंज करके मोर को अपना राज चिन्ह बनाया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब गुप्तों का जो क्षेत्र था थे कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में भी विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं। निवास क्षेत्र या निवासी पंजाब, डॉक्टर जायसवाल या जेपी जायसवाल, इनका जो क्षेत्र है वो पंजाब बताते हैं। लगभग सर्वमान्य सिद्ध ये है कि जो पहले गुप्त पंजाब पे शासन करते थे। इसके पश्चात मगध भी बताते हैं, इनका जो क्षेत्र है वो बताते हैं विद्वान इच्छिंग। फिर बताते हैं प्रयाग, पुराणों में इनका जो क्षेत्र है वो प्रयाग के समीप लगभग बताया जाता है। तो हमने बात की गुप्तों के निवास के बारे में, गुप्त कौन थे, इनके जो अलग अलग वर्ण हैं उनके बारे में। अब हम आगे देखते हैं गुप्तों ने कैसे भारत पे शासन किया, इन्होंने कैसे अपना जो क्षेत्र है वो विकसित किया। तो यहाँ से कुषाण थे, यहाँ मध्य एशिया में एक जाति थी, उसका नाम शक, या एक वंश था जिसका नाम है शक। इसी के समीप बराबर में यहाँ गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पे वाकाटक वंश का शासन था। इस समय दक्षिण भारत का सबसे मजबूत शासक या वंश जो था वो था वाकाटक वंश। यहाँ थे लिच्छवी, लगभग इनके उत्तर में बराबर में। इन्होंने अपना केंद्र है वो पाटलिपुत्र को बनाया था भाई, सबसे पहले पाटलिपुत्र। गुप्तों का पहला केंद्र वो पाटलिपुत्र बनाया था, वो श्रीगुप्त ने ही बना लिया था। तो ये हमने सामान्य जानकारी ली गुप्तों के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं गुप्तों के प्रथम शासक या श्रीगुप्त के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक और कि जो गुप्तों की जो जानकारी मिलती है वो हमें कहां से मिलती है, उसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो क्या है। तो गुप्तों की जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो स्रोत हैं में मिलते हैं साहित्यिक स्रोत या ब्राह्मण ग्रंथ, और बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हमें गुप्त काल के बारे में बताते हैं। तो हम बात करते हैं गुप्तों के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। गुप्तों की जानकारी के स्रोत। ये मिलते हैं हमें साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इधर है हमारे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हम पढ़े तो इनमें ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण,
हमें गुप्तों के बारे में जानकारी देते हैं। फिर इसके पश्चात हम पढ़े लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम बात करें तो मंजू, श्री मूल कल्प और जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण और मंजू श्री मूल कल्प जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात हम देखें तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, वात्स्यायन, इन ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस ये लिखी थी विशाल दत्त द्वारा। मुद्रा राक्षस जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसके रचयिता थे वो थे विशाल दत्त। और आगे हम बात करें वात्स्यायन के बारे में तो ये लिखी थी कामसूत्र द्वारा। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में हम और भी देखें तो महाभाष्य, पतंजलि का मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम, इनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोत हम देखें, थोड़े से विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोतों में की ये लिखी थी फायान द्वारा। फायान एक पुस्तक थी सीयू की, ये लिखी गई हैन सान के द्वारा। इन दो पुस्तकों से भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करें अभिलेखीय साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में है अभिलेख, और अभिलेखों के बारे में हम बात करें तो महरौली स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख, महरौली स्तंभ लेख है दिल्ली में। महरौली स्तंभ लेख से हमें चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक है प्रयाग प्रशस्ति, जो हिसेन द्वारा लिखी गई थी, समुद्रगुप्त का दरबारी कविता प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख, यह है यूपी में। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी जो मिलती है वो मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। फिर पूना स्थित ताम्रपत्र लेख, पूना ताम्र लेख, इस पूना ताम्रपत्र लेख से हमें जानकारी मिलती है वो गुप्तों के आदिराज जिसे कहा जाता है श्री गुप्त, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पूना ताम्रपत्र लेख में श्री गुप्त को गुप्तों के आदिराज कहा जाता है। तो हमने ये बात की
फिर कुमारगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है अर्थात मंदसौर अभिलेख, एक है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से हमें कुमार गुप्त के बारे में जानकारी, तो ये थे जो अभिलेखीय साक्ष्य थे, मेहरौली स्तंभ लेख, प्रयाग प्रस्तुति, पूना स्थित ताम्रपत्र लेख, मंदसौर अभिलेख। यहाँ से हमें अलग अलग शासकों के बारे में, गुप्त वंश के अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमने जानकारी प्राप्त की गुप्तों के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं गुप्तों के प्रथम शासक श्री गुप्त के बारे में, कैसे इन्होंने वंश की स्थापना की और कैसे इन्होंने बाद में अपना वंश अर्थात अपने साम्राज्य की शुरुआत की। तो हम बात कर रहे हैं श्री गुप्त से नेक्स्ट पार्ट में।